Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and safe too, students. So, students, in our previous video, we have learned something about Fatehpur Sikri, right? The Mughal. If we talk about that, we had started the Mughal architecture period. In that, we have learned the Fatehpur Sikri. Then, if we talk about the south, then we have learned that Buddheshwar temple. Then after we have learned that Chola dynasty. Even though we have learned about the Qutub Minar also and Din Ka Chopra. Now, today we are going to learn about Buland Darwaza. We are going to learn something about new, that is Buland Darwaza. Right? So, Buland Darwaza or the lofty gateway was built by the great Mughal Emperor Akbar. किसने इस दरवाजे को बिल्ड किया था? तो ग्रेट एम्परर अकबर ने किया था, right, at Fatehpur Sikri. Now where is the Fatehpur Sikri? I had told you that you have to find out the this topic that I had given you, that this is your task that you have to complete it. And some of the students, when they had given me the homework, at that time they had written that Fatehpur Sikri was situated in the UP. So at there Akbar had built the Buland Darwaza, right? So as a victory arc to the commemorate his successful Gujarat campaign, the Buland Darwaza was set up in the south wall of Congregational Mosque, the Jama Masjid at Fatehpur Sikri. The Darwaza rises to height of 55 meters and is topped by pillars and chaitris. It is one of the most famous Islamic structure in Fatehpur Sikri and echoes the early Mughal design with simple ornamentations, the carved verses from the Quran and soaring arcs. Panch Mahal is one another notable five-story building in Fatehpur Sikri with excellent architecture design. राइट, सो अगर मैं आपको बताऊं कि इफ़ वी गो इन अ बिट ऑफ रैपिड रिविजन, सो फर्स्ट व्हाट इज द फतेहपुर सिकरी, राइट? फतेहपुर सिकरी क्या था? तो फतेहपुर सिकरी क्या था? तो वो जो अकबर ने न्यू एक सिटी बिल्ड करवाई थी जिसका नाम उसने रखा फतेहाबाद, राइट? वो आपको याद हो तो वहाँ पे उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट मॉस्क बिल्ड करवाए, बिल्डिंग्स बिल्ड करवाई, डिफरेंट क्या कहते हैं कि बिल्डिंग्स हो, देन प्राइवेट क्वार्टर्स, मॉस्क बिल्ड करवाए थे, रॉयल पैलेसेस बिल्ड करवाए थे. क्यों? क्योंकि उन्होंने एक पूरी एक सिटी ही बिल्ड करवा दी थी, राइट? न्यू फील्ड सिटी बिल्ड करवाई थी क्योंकि उनको अपना कैपिटल था आगरा का, वो लोकेशन शिफ्ट करना था. इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने प्लान किया कि भाई वो एक न्यू ही सिटी बिल्ड करवाएंगे. सो उसमें उन्होंने बुलंद दरवाज़ा, यू कैन सी द पिक्चर हियर, बुलंद दरवाज़ा ये भी बिल्ड करवाया. अब आप इसको देख सकते हो ना, तो इससे आप अपना देख सकते हो कि भाई किस तरह से पूरे अलग तरीके से विद द हाइट दैट इज़ हाइट ऑफ 55 मीटर्स एंड टॉप इज पिलर, इतने हाइट से 55 मीटर्स हाई टॉप से उन्होंने क्या करवाया, ये दरवाज़ा बुलंद करवाया. ठीक है, इस दरवाजे ने उन्होंने विक्ट्री आर्क जो है वो नेम, मतलब क्यों फतेह, जीत हुई ना, फतेह मीन्स व्हाट, फतेह मीन्स जीत, राइट? तो उन्होंने जो जीत हासिल की उसके लिए उन्होंने ये क्या करवाया, बुलंद दरवाज़ा बिल्ड करवाया जिसकी हाइट है 55 मीटर टॉप. और उसके ऊपर आप देख सकते हो कि इन कर्व शेप मॉस्क की तरह किस तरह से उसमें डोम की तरह शेप में वो पूरा का पूरा बिल्ड किया हुआ है. देन आफ्टर उसका जो क्या कहते हैं कि भाई बिल्ड करने का जो वे है वो पूरा का पूरा अलग है. वो किस स्ट्रक्चर में है वो देखो, आप देखो यहाँ पे यू कैन सी हियर, पूरा का पूरा जो उसका आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर है ना वो पूरा अलग है, पूरा कर्व शेप में दे रखा है एंड सीधा. देन आफ्टर फिर से टर्न, अब अगर थोड़ा सा घूमो, इमेज करो जहाँ एक
एक दरवाजे के गेट से जाके दूसरे गेट पे जा रहे हो तो फिर वो अलग है, उस पे आप खड़े होके देखो और वहाँ से इमेज करो कि वहाँ पे आप खड़े हो एंड वहाँ की उसकी हाइट कितनी है। और बहुत बड़ा दरवाज़ा उन्होंने बिल्ड करवाया है विद द रेड स्टोन, इसमें रेड स्टोन्स की भी यूज़ की गई है। तो ऐसी काफ़ी जो अच्छी अच्छी चीज़ हैं उन्होंने वहाँ पे बिल्ड करवाई। इवन दो पंचमहल इज़ द अनदर नोटेबल 5 स्टोर बिल्डिंग जो है वो वहाँ पे उन्होंने बिल्ड करवाई थी, जिसका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है वो भी ग्रेट है। मतलब अगर हम मुगल्स के टाइम की बात करें तो उन्होंने भी, जैसे कि साउथ के टेम्पल्स वगैरह इतने फेमस है, उसी तरह से इनके जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं वो भी बहुत ही फेमस है एंड उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उनको बिल्ड भी करवाया है। अगर अभी हम बात करें रेड फोर्ट, तो रेड फोर्ट आपको पता ही होगा कहाँ पे आता है। तो रेड फोर्ट आता है दिल्ली में, जहाँ पे अपने होइस्ट करते हैं अपना फ्लैग, राइट। आपको याद हो तो 15 अगस्त को, 26 जनवरी को हम अपना फ्लैग होइस्ट करते हैं यहाँ पे। द रेड फोर्ट वॉज बिल्ट एज फोर्टिफाइड फैमिली पैलेस ऑफ शाहजहानाबाद, capital of the Mughal Emperor Shah Jahan. The Red Fort is considered to represent the zenith of Mughal creativity under Shah Jahan and consists of other important structures such as the Diwan-e-Aam, Diwan-e-Khas, Moti Masjid, Hayat Bakhsh Bagh and Rang Mahal. अब रेड फोर्ट की बात की जाए तो ये भी कुछ अपने में ही अलग ही है, राइट। अभी इसकी तो हम तुलना भी नहीं कर सकते। और इसने इसको किसने बनाया था? तो शाहजहां ने। शाहजहानाबाद द कैपिटल ऑफ मुगल एम्परर शाहजहां, राइट, वो कैपिटल था मुगल एम्परर शाहजहां का। तो उन्होंने ये बिल्ड कराया था फैमिली पैलेस। फैमिली पैलेस मीन्स वहाँ पे पूरी की पूरी एक फैमिली रह सकती है। In that, the Red Fort is considered to represent the zenith of Mughal creativity. Shah Jahan consists the other important structures such as Diwan-e-Aam, Diwan-e-Khas, Moti Masjid, Hayat Bakhsh Bagh and Rang Mahal. ये जो चीज़ें हैं ना वो उसी रेड फोर्ट के अंदर ही आ जाए। दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, मोती मस्जिद, ये सारी की सारी जो बाग है, रंग महल है, वो पूरा का पूरा रेड फोर्ट के अंदर आ जाए। मतलब ये रेड फोर्ट क्या था कि भाई फैमिली पैलेस था। अगर हम कहीं पे घूमने जाते हैं तो फैमिली ट्रिप कैसे अलग होती है, राइट। तो फैमिली ट्रिप अलग होती है। और प्लस में अगर हम कहीं खाने जाएं तो फैमिली टेबल कैसे अलग, पूरा बहुत सारी फैमिली के साथ जाते हैं तो पूरा ज्वाइन करके हम बड़ा सा टेबल दे देते हैं। उसी तरह से ये जो रेड फोर्ट है ना जो दिल्ली में है वो उसमें सब आ गया था। दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, ये है ना जो नेम है उन्होंने अलग अलग जो चीज़ें बनाई थी उसके बारे में। देन रंग महल, महल बहुत बड़ा आगे से। देन हयात बख्श बाग, बाग जो होता है वो अभी जिसने विज़िट किया होगा ना उसे ज़्यादा ध्यान होगा कि प्रॉपरली कैसे किस तरह से है। मेरा बाकी है, मैं भी जाऊँगी तब आपको पक्का बोलूँगी, ठीक है ना। बट इट इज़ अ रियली अ ग्रेट प्लेस एंड यू शुड विजिट देयर। अभी नहीं, थोड़े टाइम के बाद चले जाना, बट दिस इज़ अ वेरी नाइस प्लेस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वॉट, दिस इज़ ऑल अबाउट द रेड फोर्ट। और ये किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था, राइट। फतेहपुर सिकरी, बुलंद दरवाज़ा किसने बनाया था? तो अकबर ने बनाया था। ये है ना थोड़ा सा याद रखना, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा तो ये प्रॉपरली आप ध्यान में रखना। फाइन। नाउ ताजमहल। अब ताजमहल जो है वो तो सबको पता ही होगा कि ताजमहल क्या है। अब जिसने ज़्यादा विजिट किया होगा उसको ज़्यादा पता होगा कि लाइव देखने में कितना अच्छा है। सो ताजमहल इज़ अ वाइट मार्बल mausoleum located in Agra, right? It is in UP, India. It was built by Mughal Emperor Shah Jahan in memory of his third wife Mumtaz Mahal. Taj Mahal is regarded as the finest example of Mughal architecture and is considered as one of the 7 wonders of the world. The Taj Mahal is widely reorganized as the jewel of Muslim art in India and one of the universally admired masterpieces of the world's
हेरिटेज। सी नाउ अगर हम ताजमहल की बात करें, राइट, ताजमहल, अभी आपने जो नाम सुना होगा ना उससे ही आपको पता चल जाए कि वाओ वी आर टॉकिंग अबाउट द ताजमहल। अब ताजमहल क्या है, राइट। सो ताजमहल, ताजमहल पहले तो कहाँ पे है, तो आगरा में है, यूपी, राइट। स्टेट कौन सा आ गया, यूपी, राइट। और इसको किसने बिल्ड करवाया था, तो शाहजहां ने बिल्ड करवाया था। शाहजहां ने इसको बिल्ड करवाया था किसकी मेमोरी में, तो उसकी वाइफ की थर्ड वाइफ की मेमोरी में। उसकी वाइफ का नाम क्या था, मुमताज़, राइट। आपने सुना ही होगा मुमताज़ का नाम। इवन दो ऐसे भी सुना है कि वहाँ पे जो उनकी कब्र होती है वो हर साल 1-1 इंच आगे आगे आती जाती है ऐसे। तो शाहजहां ने ये जो ताजमहल बनाया था, तो ऐसा भी सुना है कि जितने भी वर्कर्स ने ये ताजमहल बनाया था ना, उसके बाद उनके हाथ काट दिए गए थे कि भाई ऐसी चीज़ फिर दोबारा बने नहीं। इसकी वजह से उनके हाथ भी कट करवाए गए थे। तो ताजमहल अगर हम बात करें तो ताजमहल इसलिए तो 7 वंडर्स में आता है क्योंकि ये जो पूरा का पूरा है वो एकदम हम इमेज नहीं कर सकते, इतनी बहुत ही अच्छी प्लेस है। और ये शाहजहां ने अपनी थर्ड वाइफ की मेमोरी में बनाया था, दैट इज़ मुमताज़, उनकी याद में उन्होंने ये महल बनवाया था, राइट। तो वो इसलिए 7 वंडर में भी कंसिडर्ड किया जाता है, ठीक है। द ताजमहल इज़ वाइडली रीऑर्गेनाइज एज द ज्वेल ऑफ मुस्लिम, राइट, एट आर्ट इन इंडिया, वन ऑफ द यूनिवर्सली एडमायर्ड मास्टरपीसेस ऑफ वर्ल्ड्स हेरिटेज। मतलब इसकी तुलना है ना हम कर ही नहीं सकते। हमने इतने सारे मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ा, रेड फोर्ट के बारे में पढ़ा, फतेहपुर सिकरी के बारे में पढ़ा, बुलंद दरवाज़ा के बारे में पढ़ा, इतने टेम्पल्स के बारे में पढ़ा, बट ये जो फिनेंस्ड वर्क है इसकी तुलना हम किसी के साथ कर ही नहीं सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से एकदम क्या कहते हैं कि भाई विथआउट एनी इमेजिनेशन हम बोल सकते हैं कि इतना अच्छा काम वहाँ पे किया गया है। और अगर किसी ने यहाँ पे विज़िट किया होगा तो उसको लाइव बहुत ही याद होगा कि किस तरह से वहाँ पे वर्क किया हुआ है। तो ये जो प्लेस है वो भी वन ऑफ द फिनेस्ट वर्क आर्ट वर्क विच वॉज डन इन द मुगल टाइम, राइट, जो वन ऑफ द यूनिवर्सली एडमायर्ड मास्टर पीस है वर्ल्ड हेरिटेज में। सो Masons, stone cutters, inlayers, carver, painters, calligraphers, dome builders, and other artisans were requisitionized from the whole of the empire to work on the structure. The white marble has been polished to emphasize the exquisite detailing of the carving, and archways has been inlaid with the semi-precious stones. अब ये जो बिल्ड किया गया है वो वाइट मार्बल से किया गया है, राइट। अभी तक हमने रेड स्टोन्स के बारे में पढ़ा, काफ़ी सारी चीज़ जो थी मॉन्यूमेंट्स थे जो रेड स्टोन से बने हुए थे, बट ये जो है वो किससे बना हुआ है, वाइट मार्बल से बना हुआ है। फिर आप देख ही सकते हो डोम्स बन वगैरह के डोम के शेप की तरह बनाया हुआ है, पिलर्स बने हुए हैं, कर्व किया हुआ का आगे का दरवाज़ा है। ये तो हम जस्ट पिक्चर देख रहे हैं, जस्ट इमेज करो कि अगर हम वहाँ पे विज़िट करें तो कितना मस्त दिखे। इवन दो मुझे भी जाना है, होपफुली जल्दी ही यहाँ पे आप लोग भी विज़िट जो नहीं करके आए वो विज़िट करके आओ, एंड मैं भी जाऊँ क्योंकि मुझे भी बहुत ईगरनेस से वेटिंग है यहाँ पे जाने की। और अगर किसी के फैमिली मेम्बर्स वहाँ पर रहते हैं तो सो नाइस दैट कि उनके तो इजीली घूमने का भी हो गई होगी प्लेस। तो वन ऑफ द फिनेस्ट वर्क ऑफ ताजमहल इट वॉज हियर यू कैन सी एंड द सेमी प्रीशियस स्टोन्स, राइट। आर्कवेज हैज़ बीन इनलेड विद द सेमी प्रीशियस स्टोन्स। सेमी प्रीशियस स्टोन्स जो होते हैं ना उससे इनका स्टोन्स से प्रॉपरली उनका वर्क किया गया है। Architecture was an emblem of power. Numerous outsiders invaded India and created architecture style reflective of their ancestrals and adopted homes. As a result, many artists got an opportunity to showcase their talent and skill. Hence, not only was their need for name and fame met, but they also earned handsome livelihood. The people too, whatever the era benefited through such a splendorous structure, thus we should be grateful to rulers and emperors who, in their quest for quenching the third
thirst towards the creative excellence, motivated and inspired the subjects, generate a source of income and benefited the society indirectly. अभी देखो, अगर हम बात करें कि भाई जो एम्परर टाइम थे, देन आफ्टर जो किंग्स वगैरह थे, उन सब की अगर हम बात की जाए तो भले हम ऐसे बोल सकते हैं कि भाई उन्होंने राज किया, देन आफ्टर ब्रिटिशर्स है उन्होंने राज किया, बट उनके टाइम की जो ये चीज़ें बनी हुई है वो उसका कोई जवाब नहीं है। वो चीज़ें जो बनी हुई है तब से लेके अभी तक वो सारी कंटिन्यू ही है, उनका कोई भी एंड नहीं है। अभी तक तो देखो चला आ रही है। अभी तक आपने ये नहीं देखा होगा कि हमने, नो डाउट वी हैव ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी, हमने भी बहुत ही आगे बढ़ाया है इंडिया को, बट जो हमारी हिस्ट्री है, जो पुराने पुराने मॉन्यूमेंट्स है, जो पुरानी पुरानी प्लेसेस है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो जो बनी हुई है उसका जवाब नहीं है। फिर आप कोई भी टेम्पल ले लो, कोई भी मॉन्यूमेंट ले लो, या कोई भी मुग़ल एम्पायर की चीज़ ले लो, मतलब वो तब से इतने सालों से कंटिन्यूसली अभी तक वो चीज़ यहाँ पे बनी पड़ी है। एंड उनका जो वर्क है, उनकी जो कार्विंग है, तब तो कोई टेक्नोलॉजीज कुछ भी नहीं थी, सिर्फ लोग काम ही काम करते थे। विथआउट एनी टेक्नोलॉजी उन्होंने इतना अच्छा वर्क किया है, तो उनकी बात मतलब हम जितनी कहें, उनकी तारीफ़ करें उतनी कम है। सो स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? हमने इस चैप्टर में सब आर्किटेक्चर्स के बारे में पढ़ा, मुग़ल के टाइम के, साउथ के टाइम के, ताजमहल के बारे में पढ़ा, देन रेड फोर्ट के बारे में पढ़ा, फिर बुलंद दरवाज़ा के बारे में पढ़ा, फतेहपुर सिकड़ी के बारे में पढ़ा। ये था मुग़ल टाइम का। अभी अगर हम साउथ के टाइम की बात करें, चोला डायनेस्टी की, तो हमने महाबलीपुरम के बारे में, टेम्पल के बारे में पढ़ा। देन आफ्टर बुद्धेश्वर टेम्पल लोग डेडिकेटेड टू हुम, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, राइट, उनके बारे में पढ़ा। देन अगर फिर से दिल्ली की बात की जाए तो ढाई दिन का चोपड़ा जो है, उस मस्जिद के बारे में पढ़ा, जो फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड की गई थी मस्जिद दिल्ली में। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही क्या किया था? कुतुब मीनार बिल्ट किया था, राइट। और थोड़ा सा अगर हम आगे जाएं, दिल्ली सल्तनत का ये, उसके बाद हम गुजरात में थोड़ा जाए तो हमने गुजरात में काकरिया लेक जो जूनागढ़ में है उसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा। सिद्दी सैयद जाली, वो भी एक क्या कहते हैं कि मॉस्क है, उसके बारे में हमने पढ़ा था, विच इज़ सिचुएटेड इन अहमदाबाद ऑल्सो। देन अगर हम थोड़ा सा जाए तो शत्रुंजन जया के बारे में जो हमने पढ़ा था, वो जैन टेम्पल का क्या था, पूरा हिली प्लेस था, जहाँ पे 863 टेम्पल्स हैं, बेस से लेके पिक तक, राइट। वो कहाँ सिचुएटेड है? तो वो सिचुएटेड है, पालिताना ऑफ जैन्स आर सिचुएटेड इन भावनगर सिटी इन गुजरात, राइट। और अगर थोड़ा सा आगे बढ़े तो रुद्र महालय के बारे में हमने पढ़ा था, वो कहाँ सिचुएटेड है? तो वो पाटन में सिचुएटेड है, राइट, बैंक ऑफ सरस्वती रिवर इन द नॉर्दर्न गुजरात। फिर अगर थोड़ा उसका रैपिड रिवीजन ले तो सन टेम्पल ऑफ मोढेरा के बारे में हमने पढ़ा था, वो कहाँ सिचुएटेड है? इन मेहसाना। सन टेम्पल ऑफ मोढेरा के बारे में पढ़ा था, क्योंकि वो भी एक अपने टाइम का और अभी भी स्टिल जो उसका वर्क वगैरह है वो फिनेंस्ड वर्क है इन गुजरात। एंड थोड़ा सा अगर हम आगे जाएं तो द्वारका टेम्पल, ठीक है, जो द्वारका में सिचुएटेड है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? जामनगर। और वो किसको डेडिकेट किया जाता है? तो लॉर्ड कृष्णा को डेडिकेट किया जाता है। देन आफ्टर अगर हम थोड़ी सी आगे की बात करें तो सोमनाथ टेम्पल, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रभास पाटन, उसके बारे में हम पढ़ें तो वो जूनागढ़ के नियर वेरावल इन जूनागढ़ सिटी रोज सिचुएटेड। तो ये सब हमने पढ़ा मेडिवल आर्किटेक्चर के बारे में। पहले हमने पढ़ा गुजरात के बारे में, फिर दिल्ली के बारे में, फिर से अगर चोला डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, फिर मुग़ल एम्परर के टाइम पे पढ़ा। इट मीन्स सोमनाथ टेम्पल से लेके ताजमहल तक हमने जो भी फेमस प्लेसेस है उसके बारे में पढ़ा। ऐसे तो काफ़ी प्लेसेस है जिनका हम नाम भी नहीं सुना होगा, बट ये सारी प्लेसेस के बारे में हमने पढ़ा। सो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है हमारा मेडिवल आर्किटेक्चर, वो आज यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है। अब हम
आई थिंक सो ये हमारा लास्ट चैप्टर होगा हिस्ट्री का, वो पढ़ेंगे डिवोशन टूवर्ड्स द ऑलमाइटी। फर्स्ट हमारा चैप्टर कौन सा था हमने रीड किया था? तो फर्स्ट हमारा चैप्टर था हिस्ट्री में, दैट इज़ मेडिवल गुजरात, उसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया, वो था मुगल एम्पायर एस्टैब्लिशमेंट एंड एक्सटेंशन, राइट। और फिर हमारा 6th चैप्टर था, दैट इज़ मुगल एम्पायर गोल्डन एज एंड डाउनफॉल एज। फिर हमने 4th चैप्टर हमारा लिया, दैट इज़ मेडिवल आर्किटेक्चर, राइट। अब हमारा हिस्ट्री में लास्ट चैप्टर है, वो है डिवोशन टूवर्ड्स द ऑलमाइटी, दैट इज़ द चैप्टर 11, राइट। वो चैप्टर 11 है और ये हमारा हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर होगा, फाइन। उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि डिवोशन टूवर्ड्स द ऑलमाइटी मीन्स व्हाट, क्या है डिवोशन टू द ऑलमाइटी। अभी भगवान के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, राइट। इतना तो बिलीव करते हो ना कि गॉड है। अभी काफ़ी लोग ऐसे भी मानते हैं कि भाई ब्रॉड होते हैं, काफ़ी आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, तो उनको ऐसे होता है कि भी भगवान होता ही नहीं है, पर वो सही नहीं है, राइट। वो ट्रुथ भी नहीं है। आपको लगता है भगवान नहीं है? भगवान तो है, राइट। गॉड इज़ हियर, विथआउट गॉड तो कुछ हो नहीं। देखो, अगर कोई ऐसे बहुत लग करे, ऐसे बोले ना कि नहीं हम सब अपने मन पे कर सकते हैं, गॉड वॉड कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, तो एक चीज़ है ना हमेशा याद रखने की, द ब्रीथ वी आर टेकिंग, राइट। हम ब्रीथ लेते हैं ना, इनहेल करते हैं, इन आउट करते हैं, ऐसे सांस लेते हैं ना, इनहेल इन आउट, राइट। तो वो जब लेते हैं ना, तो वो एक बार सिर्फ जस्ट बंद हो जाए ना, तो वो है ना लाखों करोड़ों रुपए अगर हम डॉक्टर को भी देंगे ना, तो भी वो नहीं आ सकती। ऐसे अगर हम डॉक्टर को बोलें कि आप 5 मिनट के 5 लाख रुपए ले लो, राइट, या 5 करोड़ रुपए ले लो, पर इसको 5 मिनट के लिए श्वास दे दो, ब्रीथ दे दो कि वो जिंदा होके बोल पाए, तो इज इट पॉसिबल? नो, इट इज़ नॉट। 5 करोड़ क्या, कुछ भी अब जो करोड़ों भी दे दो ना, तो भी 5 मिनट के लिए वो ब्रीथ नहीं ला सकते। तब डॉक्टर्स क्या जवाब देते हैं? वो तो भगवान के हाथ पे, इट वॉज नॉट इन माई हैंड, माई वर्क इज टू डू द बेस्ट, टू गिव द बेस्ट, टू सेव द लाइफ ऑफ द पर्सन, बट रेस्ट ऑफ ऑल दिस थिंग्स इज डिपेंड्स ऑन ओनली गॉड। वो सब चीज़ें भगवान पे डिपेंड है, हम पे नहीं है, राइट। तो हम कितनी भी टेक्नोलॉजी में बहुत क्यों ना आगे बढ़ जाए, बहुत ही टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ जाए, राइट, साइंस में बहुत आगे बढ़ जाए, क्या कहते हैं कि भाई चंद्र तक पहुंच जाए, मंगल तक पहुंच जाए, कहीं तक भी पहुंच जाए, राइट। कहाँ पे कितना पानी है, कहाँ नहीं, कहीं नहीं है, क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन भी ले लेना, तो भी हम ऐसे नहीं बोल सकते कि भगवान नहीं है। भगवान है, गॉड इज़ देयर, दैट्स वाई वी आर टेलिंग दैट कि कोई भी फेस्टिवल होता है, वाई वी आर सेलिब्रेटिंग ऑल दिस फेस्टिवल फॉर आवर इंजॉयनेस और टू सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ गॉड। अभी जो खुद की इंजॉयनेस के लिए करते हैं तो वो खुद में ही पड़े रहते हैं, और जो भगवान की भाई बर्थडे होता है कि उनके सेलिब्रेट के लिए करते हैं तो वो उनको ही क्या कहते हैं, पूछते हैं, प्रार्थना करते हैं, राइट। तो वी कैन से दैट गॉड इज़ नॉट देयर। तो इस चैप्टर में द डिवोशन टूवर्ड्स द ऑलमाइटी, इसमें हम पढ़ेंगे धर्म के बारे में, ठीक है। पहले तो हम पढ़ेंगे वल्लभाचार्य के बारे में, राइट, फिर चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ेंगे, फिर गुरु नानक जी के बारे में पढ़ेंगे, देन आफ्टर हम पढ़ेंगे स्वामी रामानंद के बारे में, देन वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग अबाउट नरसिंह मेहता, राइट। आपको इसकी पोएम्स भी आती होंगी गुजराती या हिंदी में, नरसिंह मेहता की ऑलमोस्ट तो गुजराती में ही आती है नरसिंह मेहता की पोएम्स। देन हम पढ़ेंगे कबीर के बारे में, कबीर के दोहे फेमस होते हैं ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। देन आफ्टर हम पढ़ेंगे राईदास के बारे में, राइट, हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे, राईदास के बारे में, एंड द लास्ट हम पढ़ेंगे तुकाराम के बारे में। तो ये जो जिन सब के नाम हम पढ़ेंगे, ये सब हम पढ़ेंगे ना, वो कहीं ना कहीं ग्रेट पद पे जो होते हैं ना, संत की अवस्था वाले लोग हैं, और वो धर्म को किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, और उनके हिसाब से व्हाट इज़ गॉड, राइट, भगवान क्या है, हाउ टू हेल्प द अदर पर्सन, व्हाट इज़ रिलीजन,
हमें रिलीजन्स में डिफ्रेंशिएट्स नहीं करने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट कुछ बोलना नहीं चाहिए, हम सब उनके बारे में पढ़ेंगे, राइट। कभी कभार हम बोल देते हैं ना कि नहीं, हमने तो सुना है कि ये इस कास्ट वाले ही सही होते हैं, ये नीची कास्ट वाला होता है, ये अलग धर्म का है, ये इस धर्म में ना चले, ये इस धर्म में ना चले, दिस ऑल दिस थिंग्स रबिश, राइट। ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान ने कोई भी डिफ्रेंशिएट्स नहीं पाले हैं, भगवान ने कोई भी डिफरेंट पाथ नहीं किए हैं। दिस इज ऑल अबाउट इज डन विद द कर्मा। अगर आपने स्टैंडर्ड 6 में गौतम बुद्धा का चैप्टर पढ़ा हो तो उसमें वो यही बोलते हैं कि कर्म सही करो तो सब आपका सही होगा, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कर्मा, काइंडनेस। अगर आप अच्छे कर्म करोगे, इफ़ यू आर डूइंग गुड विथ अदर, देन द थिंग्स विल ऑटोमेटिकली रिवाइव यू एंड द थिंग्स इज हैपन विथ यू ओनली गुड, राइट। बट अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो वो गलत ही होगा। हम ऐसे बोलते हैं ना, आपने ये कहावत भी सुनी होगी ना, दूसरों के लिए खड्डा खोदो तो खुद ही गिर जाते हैं, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो हमें किसी के बारे में पहले तो गलत सोचना नहीं चाहिए, राइट। अगर कोई हमारी पढ़ाई में कॉम्पिटिटर है तो रहने दो उसे कॉम्पिटिटर में, रहने दो उसको कंपटीशन में, बट हमें उसकी कंपटीशन से उसको देख के जेलस फील नहीं करना चाहिए, हमें हमारा 100% देना चाहिए। सपोज कि कोई रेस वगैरह हो रही है, राइट, उसमें ऐसे ही मन में रखने का कि मुझे विन होना है, तो क्या करने का पता है, उसमें ऐसे सोचने का कि आई विल गिव माई 100%, रेस्ट ऑफ वॉट एवर विट हैपन। हमें हमारे हर एक काम में 100% देना चाहिए, फिर जो भी हो भगवान के हाथ में है, राइट। हमें सामने वाले पर्सन को देख के जेलस फील नहीं करना चाहिए, इसका तो इतना है मुझे तो इतना करना चाहिए। अगर हम किसी के बारे में अगेन एंड अगेन इफ यू आर फीलिंग जेलस, तो क्या होगा ना, नेगेटिव वाइब्रेशंस आने लगेंगे, हम उस पर कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा करेंगे कि वो मेरे से आगे, वो मेरे से आगे, इंस्टेड ऑफ दैट कि हमें अपना 100% देना है, राइट। फिर हमें वही थॉट आएगा कि नहीं वो मेरे से आगे, मुझे उससे आगे जाना है, हमें वो मेरे से आगे, मुझे उसके आगे जाना है। उससे तो बेटर है हमें क्या करना चाहिए, हमें आगे जाना चाहिए, है ना, हमें आगे जाना चाहिए, हमें हमारा 100% देना चाहिए। अगर हम हमारा 100% देंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो चीज़ होगी ना, वो अपने आप फर्स्ट लेवल पे आ जाएगी, हमें किसी की कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए। सेकेंडली, वेन एवर यू विल गेट द सक्सेस, आपको जब भी सक्सेस मिले ना, तो ऐसे खुद पे इतना वो जो अभिमान होता है ना, वो इतना नहीं करना चाहिए कि नो आई एम द बेस्ट, ओनली आई कैन डू दिस, ऑल दिस थिंग्स, नो वन कैन डू दिस। ऐसा नहीं है और ना ही ऐसा कभी होता है, राइट। अगर हम जीते हैं तो हमने हमारे उस चीज़ में 100% दिया है। तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग, द गुड थॉट्स what this all the saint has given, right। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला है, देन आफ्टर उनका बोर्न कहाँ हुआ, उनकी लाइफ कैसे स्टार्ट हुई, वैसे ही वल्लभाचार्य का बोर्न कहाँ हुआ, ठीक है, और कौन सी फैमिली से वो बिलोंग करते हैं, वो क्या उन्होंने स्टडीज़ किया, हम पूरा का पूरा इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देन श्री गुरु नानक जी हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने गुरु लोगों को क्या अवस्था दिलाई, वो पूरे के बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ डिवोशन टूवर्ड्स द ऑलमाइटी। सो स्टूडेंट्स, in detail we are going to learn all devotion to the Almighty in this chapter on the very next lecture. Till that आप इतना ही रखो, नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा का पूरा डीपली इसके बारे में लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टिल दैट स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।